अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के साथ एक बार फिर हिलाल नजमी हाजिर है और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि हमारे प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करते रहते हैं। डॉक्टर आदिल आसिफ जैदी साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उनकी मावनत का कि हमने ये प्रोग्राम की इस सीरीज़ शुरू की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेस लिफ्ट। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब ये बताएं, फेस लिफ्ट क्या है और इस क्या मुराद है इससे और किसको करानी चाहिए? अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40 अबव या 35 अबव भी एजिंग ऐसा अमल है जो कि हर बंदे में अलग तरह से आता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप इस टाइम पे अपने मैट्रिक के क्लास फेलोज का ग्रेजुएट वो गेट टुगेदर करते हैं और सब लोग एक ही टेबल पे जमा होते हैं, आपको नजर आएगा कि सबकी ऑन पेपर तो एज एक ही है। अलबत्ता ये कि सब लोग देखने में कोई ज़्यादा एज का लगता है, कोई कम एज का लगता है। तो फेसलिफ्ट के लिए भी कोई उम्र मुख्तस नहीं है कि ये इन लोगों को करनी चाहिए या बहुत यंग लोग ना करें। हमने अपनी प्रैक्टिस में एज यंग एज 32 ईयर्स वालों को भी और 30 ईयर्स वालों को भी किया है। और जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं इसमें तकरीबन समझ लें 60 प्लस 65 70 ईयर्स के भी मर्द और ख़वातीन दोनों को हमने फेसलिफ्ट किया हुआ है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, कौन कौन से तरीके हैं या जिसे हम कहना चाहिए टाइप्स ऑफ फेस लिफ्ट, वो क्या हैं? फेसलिफ्ट को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक नॉन सर्जिकल तरीके हैं और एक सर्जिकल तरीके हैं। जो नॉन सर्जिकल तरीके हैं इनमें थ्रेड्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि आप थ्रेड्स इंसर्ट करते हैं और थ्रेड्स की जो एंट्री पॉइंट है वो या जो उसका कट है समझ लें कि वो बस सिर्फ इतना ही है जितना एक सुई बराबर कट होता है। जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वो ये कि लिफ्टिंग करती हैं, मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स पे इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है और टाइप ऑफ थ्रेड पे भी इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि वो कितने का हो रहा है और कहाँ तक आपको वो लिफ्टिंग दे रहा है। जो डाउन साइड इसका ये होता है वो ये है कि इसकी जो मियाद है यानी कि जो इसकी उम्र है, एज ऑफ फेस लिफ्ट जो नॉन सर्जिकल तरीके से कर रहे हैं वो क्या है, वो हार्डली समझ लें कि 1 से 2 साल मैक्सिमम। जो नॉन सर्जिकल थ्रेड लिफ्ट आप कितना भी अच्छा क्यों ना थ्रेड इस्तेमाल करें, किसी भी टेक्निक से डालें, कितनी ही क्यों ना मैशिंग करें अंदर, और मगर ये कि उससे जो उसकी लाइफ है वो नहीं बढ़ती क्योंकि 2 साल के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता वापस से अपनी शेप में आना शुरू हो जाता है। कंपैरेटिवली जो सर्जिकल फेस लिफ्ट है जिसके जो कट्स के जरिए हो रहा है, और आजकल क्योंकि जैसे बताया कि लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इनमें जो कट्स हैं वो अब इतने कम लगाए जाते हैं कि छोटे कट्स से जो है आप फेस लिफ्ट कर रहे होते हैं। और इसकी जो लाइफ है, जो सर्जिकल फेस लिफ्ट की लाइफ है, वो तकरीबन 10 से 12 साल रहती है। और इस सारे टाइम के दौरान आपको कोई और स्ट्रक्चर चेंजिंग कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से बहुत अच्छे नज़र आते हैं और जो यूथफुल लुकिंग फेस है, जो ऐसे आपने देखा होगा वी शेप जो आजकल सेलिब्रिटीज़ ने भी किया हुआ है, जो 40 अबव सेलिब्रिटीज़ हैं तकरीबन सारे, वो चाहे बॉलीवुड में हो, लॉलीवुड में हो या हॉलीवुड में हो, इन सब ने किसी न किसी टाइप का फेस लिफ्ट कराया हुआ होता है, तभी ये बहुत यंग लगते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अब जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ की बात की और उन्होंने फेस लिफ्ट कराया हुआ है, तो हमने सुना है कि या आपने देखा है कि नेक लिफ्ट भी कराई हुई होती है, मतलब गले से कुछ सर्जरी इस तरह, वो क्या चीज़ होती है वो? जो जैसे जब फेस की स्किन नीचे ढलकती है तो वो बेसिकली जो अंदर लिगामेंट्स हैं उसकी लैक्सिटी की वजह से होता है। सेम फेस के नीचे जो नेक आपकी है इसमें जब लिगामेंट्स लैक्स हो जाते हैं, जब मसल्स लैक्स हो जाते हैं, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो नेक भी लटकना शुरू हो जाती है। जैसे आपने एक टर्की चिन देखी होगी या फिर जैसे मुर्गी की कलगी लटक रही होती है, उस तरह की इंसानों में जो है ऐसे स्किन नीचे लटकना शुरू हो जाती है। और ये तो बहुत एडवांस फॉर्म है। इससे पहले आपको इस पे लाइंस नज़र आना शुरू होंगी और ऐसे डबल चिन नज़र आएगी। ये वो सब चीज़ें हैं कि जो कि नेक लिफ्ट कराने के बाद जो है वो हल की जा सकती हैं। इसमें हम चाहें तो अंदर जाके जो मसल्स आपके रिलैक्स हो गए हैं उसको बिल्कुल एक छोटे से 5 मिलीमीटर के 10 मिलीमीटर के कट से हम जाके इसको लिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिए भी वही नॉन सर्जिकल और सर्जिकल तरीके हैं। आप मसल्स को टाइट भी कर सकते हैं, आप ये जो फैट होती है इजाफी इसको भी निकाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी टाइटनिंग आ जाती है। तो पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं, मगर ये कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इससे। और आजकल के टाइम में जब कोई भी आप कपड़े पहने तो उनमें फेस और नेक तो नज़र आएगा
और ये जब आपका फेस आपने करा लिया तो उसके साथ ही नेक लिफ्ट किया जाता है और देखने में ये बहुत अच्छा यूथफुल लुकिंग रिजल्ट देता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे अभी प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे इसी टॉपिक के हवाले से भी, तो एक जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसमें ट्राइफेक्टा फेस लिफ्टिंग का एक आपने एक टर्म यूज़ की थी, तो वो क्या चीज़ है? जो ट्राइफेक्टा फेसलिफ्ट है, ये बेसिकली 3 चीज़ों का मजमूआ है। ये पर से टू बिगिन विद लिटरेचर में ऐसा नहीं था, मगर है कि जैसे-जैसे लोगों ने चीज़ें करनी शुरू की, तो कुछ कॉम्बिनेशन में आपको चीज़ें नज़र आई कि वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। ट्राइफेक्टा फेसलिफ्ट में फेसलिफ्ट तो अपनी जगह मौजूद है, लोअर लिड में ब्लेफरोप्लास्टी भी है, यानी कि जो आई बैग्स होते हैं, उनको भी सेट किया जाता है और साथ ही साथ जो स्किन के ऊपर जो पोर्स ओपन या फिर आर्किटेक्चर जो टेक्सचर बहुत ज़्यादा बन जाता है, उसको सेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है वो इस्तेमाल की जाती है और फेस लिफ्ट तो हो ही रहा होता है, साथ-साथ ये भी हो रहा होता है और फिर इसमें एक चीज़ ऐड कर दी जाती है, उसको कहते हैं लाइपोफिलिंग। उन एरियाज़ में जहाँ पे अब आपकी नेचुरल फैट नहीं है और वो सैग कर गई है, तो उसको या तो रिपोज़िशन किया जाता है या फिर बॉडी से ही फैट लेके उसके अंदर से माइक्रो फैट जो है वो इंजेक्ट की जाती है उन एरियाज़ पे कि जहाँ पे अब फैट नहीं है, मौजूद नहीं है, ताकि जो यूथफुल लुकिंग फेस है, जो एक स्मूथ कंटूर है, वो दिया जा सके। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि चेहरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे आँखों के नीचे हल्के आ जाते हैं या आँखों के नीचे जैसे आई बैग्स टाइप के जो हम कहते हैं, तो उसको कवर करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? जब हम फेस की बात करते हैं तो फेस में 3 ऐसे एरियाज़ हैं कि जिनको हम डिवाइड करते हैं। एक आपकी आँखों के ऊपर का एरिया है जो कि फ़ोरहेड है और एक आँखों से लेकर नाक के नीचे तक का हिस्सा है जो कि मिड फेस कहलाता है और इस तरह से एक नाक के नीचे से चिन तक का एरिया जो कि लोअर फेस कहलाता है। इन तीनों चीज़ों पे जब आप काम करते हैं तो आप किसी भी एक जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि वहाँ पे साइंस छोड़ दें और बाकी जगह को ठीक कर दें क्योंकि वो चीज़ें फिर आउट ऑफ प्लेस लगती हैं। इसी तरह से जब आप बाकी फेस को कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप जो आई बैग्स हैं, जो इतनी ज़्यादा हल्के बन गए हैं या फिर जो डार्क सर्कल्स हैं, इनको भी सेट किया जाए। इसके लिए लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी होती है, जो कि बिल्कुल एक बहुत ही समझ लें फाइन इंसिजन के ज़रिए जो कि देखने में नज़र भी नहीं आता बाद में उसके ज़रिए की जाती है और बिल्कुल पेनलेस तरीके से होती है, जागते में हो जाती है, सुन करके होती है, कोई दर्द नहीं होता और इसमें जो आपके आई बैग्स जो फैट है, जो हर्निएट कर रही होती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है, उसको वापस अपनी जगह लाया जाता है या फिर ज़रूरत पड़ने पे जो एक्सेस है उसको निकाल भी दिया जाता है। जो एक्सेस स्किन है, जो आपने देखी होगी लोगों के आईज़ के नीचे रिंकल्स होते हैं, उनको भी इसी में सेट किया जाता है। तो देखने में जो आपकी आईज़ हैं, वो यूथफुल लुकिंग आईज़ नज़र आती हैं। सही है। अच्छा, अभी जैसे फ़ोरहेड की बात हो रही थी, पेशानी की हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों के चेहरे पे देखा है यानी उनकी पेशानी पे बहुत ज़्यादा बल आ रहा होता है या जिसे कहते हैं ना शिकने आ रही है, माथे पे शिकने, वो उस चीज़ को कवर करने का क्या तरीका हो सकता है? जो माथे पे सिकने आएँगी, वो मसल्स की वज़ह से आती हैं और दूसरा ये है कि जो स्किन लैक्सिटी हुई हुई है, उसकी वज़ह से आती हैं। इसको सेट करने के लिए हमारे पास जो नॉन सर्जिकल तरीका है, वो बोटॉक्स है और जो सर्जिकल तरीका है, वो ये है कि इसी स्किन में जो एक्सेस स्किन लटक रही है, उसको हम निकाल दें और उसको हम रिमूव कर दें सर्जिकली और उसके बाद उसका जो कट है, यानी कि उसका जो सर्जरी का निशान है, उसको बालों के अंदर छुपा दें। उसको हेयर लाइन में छुपा दें ताकि देखने में नज़र नहीं आए और जो सर्जिकल तरीका है, वो परमानेंट है। जैसे परमानेंट फेस लिफ्ट है, आपने देखा कि 10 से 12 साल उसकी लाइफ है। इस तरह से जो फोरहेड लिफ्ट है, वो भी या आईब्रो लिफ्ट इसको कहते हैं, वो भी और इसी में अब एक लेटेस्ट एडवांसेस हुई है, कैट आई टेक्निक कहलाती है। कैट आई सर्जरी वो है कि जो कि आईज़ को बिल्ली की आँखें कह लें जो कि खूबसूरत नज़र आती हैं या उस तरह से उसको एडवांसेस में से एक चीज़ है, जो कि आपकी आईज़ को इतना खूबसूरत बना देती है कि देखने में आपकी आईब्रो भी लिफ्ट हो जाती है और इसका एंगल चेंज हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सही। अच्छा, आजकल मर्दों में तो इतना ख़ैर नहीं, लेकिन ख़वातीन ख़ास तौर पे डिंपल से मुतालिक बड़ा उन्हें एक एक्साइटमेंट होती है कि उनके फेस पे डिंपल होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ मुमकिन है? जब कोई भी आप स्माइल को देखते हैं, कोई भी मुस्कुराता है, तो आप कुछ चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन भी और एज़ अ लेमैन भी। आपको नज़र आता है कि फेस एक ख़ास तरह से जो है वो शेप में आता है। ये आप बच्चों के साथ भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि सोशल स्माइल देते हैं आपको, जब आप उनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं।
तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो मुस्कुराते हैं तो उनके गाल पे डिंपल पड़ता है। अब ये चीज़ तो नेचुरल हुआ करती थी, मगर ये कि प्लास्टिक सर्जरी अब इतनी अल्लाह का शुक्र है कि एडवांस हो गई है कि उसमें हम डिंपल्स भी क्रिएट कर देते हैं और ये डिंपल्स डायनामिक डिंपल्स होते हैं। डायनामिक का मतलब ये कि ये सिर्फ़ तभी पड़ते हैं जब आप मुस्कुराते हैं और जब आप ऐसे स्टैटिक बैठे हुए हैं तब आपके डिंपल नहीं पड़ेंगे। तो दिस इज़ क्लोज़ टू नॉर्मल, जो कि नेचुरल डिंपल्स होते हैं। इस तरह से चिन पे भी डिंपल्स बनाए जा सकते हैं, दोनों चीक्स पे डिंपल बनाए जा सकते हैं और चीक पे मुख्तलिफ पोज़ीशंस होती हैं। किस फेस पे कहाँ पे डिंपल बेहतर लगेगा वो पहले उसको मार्क करके बताया जाता है पेशेंट को कि यहाँ पे हम डिंपल बना रहे हैं और देखने में ये ऐसा नज़र आएगा। अब डिंपल्स की भी टाइप्स हैं, कुछ स्लिट लाइक डिंपल्स हैं, कुछ गोल डिंपल्स हैं, जिसके मरीज़ जिस फेस पे कौन-सा डिंपल बेहतर लगेगा, वो उसके लिए बनाया जाता है। इसकी सर्जरी मुँह के अंदर से की जाती है और ऊपर कोई कट नहीं आते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर हम फेस की बात कर रहे हैं पूरी और नेक लिफ्ट की भी हमने बात की, तो कान, क्या लोग अपने कान की तरफ से भी कुछ जिसे कहना चाहिए कि सर्जरी करवाते हैं या परेशान होते हैं कि इनकी शेप सही नहीं है या इनको सीधा करना है या टेढ़ा करना है, कुछ इस तरह भी होता है क्या? इसको हमारी ज़बान में ऑटोप्लास्टी कहते हैं। जो बाय बर्थ डिफ़ॉर्मिटीज़ में से सबसे मोस्ट कॉमन डिफ़ॉर्मिटी जो आपको नज़र आती है, वो ये कि बैट ईयर डिफ़ॉर्मिटी नज़र आती है, जिसमें कान बाहर की तरफ होते हैं और जैसे आपको लगता है कि जी इसको अगर वापस से सेट कर दिया जाए या थोड़ा-सा ही अपनी जगह पे सेंट्रलाइज़ कर दिया जाए, तो वो नॉर्मल नज़र आता है। इसको भी हम प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा स्टॉल्स या डिफ़ॉर्मिटी होती है, कंजेनिटल डिफ़ॉर्मिटी आपको काफ़ी सारी मिलेंगी, जो कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वेरिएशंस आपको मिलती हैं। इन सबको ठीक किया जा सकता है और इसके लिए कुछ सर्जरीज़ बड़ी सर्जरीज़ और कुछ छोटी सर्जरीज़ भी होती हैं, मगर ये सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए एक कान की जो नॉर्मल शेप है, उसको बनाया जा सकता है। नॉट जस्ट कि ये, बल्कि अब प्लास्टिक सर्जरी इतनी एडवांस है कि हम वो बच्चे के जिनके बाय बर्थ कान है ही नहीं और वहाँ पे सिर्फ एक सुराख है या फिर सुराख भी नहीं है, हम कोशिश करके उनकी रिब से, कार्टिलेज से जो है हम पूरा ईयर रिकंस्ट्रक्ट करके वापस बना सकते हैं। ये 2 स्टेज में सर्जरीज़ होती हैं और इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नेचुरल नज़र आते हैं, जो कि कोई और देख के नहीं बता सकता कि आपका जो कान है वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है या बनाया हुआ है, जो कि टोटल ईयर रिकंस्ट्रक्शन कहलाती है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आँखों की भी बात हो गई, चिन की भी बात हो गई, डिंपल भी, ईयर्स भी, नेक भी, नाक, ख़ास तौर पे लोगों की नज़र में बड़ी खूबसूरती उस चीज़ को समझा जाता है जो कहा जाता है कि भाई नाक खड़ी हो, पतली नाक हो, या कुछ लोग परेशान होते हैं जिनकी नाक मोटी होती है, जैसे कि मेरी मोटी है। तो क्या नाक की भी सर्जरीज़ वग़ैरह होती हैं या उनको रीशेप किया जा सकता है? जो आपकी नोज़ है, ये एक सेंटर ऑफ द फेस में मौजूद है और मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ किस्म की नोज़ पसंद की जाती है या उसको मतलब मज़ाक का निशाना बनाया जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी ये कर सकती है कि जिस तरह की नाक आपको चाहिए, उसको हम रीशेप करने की कोशिश करते हैं या आगे से जो टिप रिफाइनमेंट होती है, उसकी टिप को ऐसा पतला और लंबा किया जा सकता है। कुछ लोगों की नाक जो है वो ट्रॉमा से या एक्सीडेंट के बाद जो है वो डिफ़ॉर्म हुई भी होती है, उसको भी वापस से सेट किया जाता है। इसी के साथ एक ऑपरेशन है जिसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, जो कि नाक का अंदरूनी जो हड्डी है, वो टेढ़ी हुई भी होती है, उसको भी सेट कर दिया जाता है। तो इसमें 2 ऑपरेशन हो रहे होते हैं। मगर ज़्यादातर जो हमारे पास केसेज़ आते हैं, उसमें हमारे पास जो ये मोटाई को या इसकी जो लेंथ को या हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए आ रहे होते हैं और ये हम बहुत बखूबी आराम से करते भी हैं। रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे होते हैं। एक लाइफ़ चेंजिंग प्रोसीजर है जो कि परमानेंट प्रोसीजर है। इसी को कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं हमारे पास कि जी ये बस अभी फ़िलहाल कर दें, हमारे पास इतना रिकवरी का टाइम नहीं है। उसके लिए लिक्विड राइनोप्लास्टी भी होती है, मगर उसकी लाइफ़ जो है 1 ईयर तक होती है। वो कुछ फिलर्स के ज़रिए किया जाता है या फैट के ज़रिए किया जाता है, जो कि कुछ केसेज़ में तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है, मगर हर एक के लिए लिक्विड राइनोप्लास्टी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि उनको जो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए होते हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं, जो कि आप सर्जिकल राइनोप्लास्टी से ही दे सकते हैं। मज़ीद ये कि कोशिश की जाए कि उन्हीं सेंटर्स में या उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाया जाए, जो कि इस चीज़ में एक सब स्पेशलिटी में भी एक्सपर्ट हैं और राइनोप्लास्टी बहुत फ्रीक्वेंट कर रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स जो हैं, वो बहुत ईज़िली रिप्रोड्यूसिबल हैं और पेशेंट सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। वही वाली बात जो हमने पहले भी बात की है कि आप अगर किसी और की तस्वीर लेके आते हैं
और उससे आपकी ज़रा भी कोई मुशाबहत नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं आपको वैसा बना दूँ, तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अलबत्ता ये कि आपकी एग्ज़ामिनेशन के बाद, आपकी हिस्ट्री टेकिंग के बाद मुझे आइडिया हो जाता है या मेरे जैसे और भी प्लास्टिक सर्जन्स को ये पता लग जाता है कि उसमें कितनी गुंजाइश है, उसको कितना अच्छा बनाया जा सकता है और उसको अब जो लेटेस्ट हमारे पास ऐप्स और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, उसमें आपको करके दिखाया भी जा सकता है ऑपरेशन से पहले कि आपकी नाक ऑपरेशन के बाद कैसी लगेगी या फेस लिफ्ट के बाद कैसा लगेगा या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद कैसे लगेंगे या फिर जो बॉडी है, वो बॉडी कंटूरिंग के बाद कैसी लगेगी। तो करीब-करीब हम आपको बता देते हैं कि वो चीज़ आपकी कैसी नज़र आएगी और ये बहुत यूज़फुल टूल है जो अब लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है हमारे पास, जितनी टेक्नोलॉजी है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं रफ्ता-रफ्ता, तभी प्लास्टिक सर्जरी सबसे ज़्यादा इवॉल्व होने वाली फ़ील्ड में से एक फ़ील्ड है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि चेहरे पे जो हम सर्जरीज़ कर रहे हैं, चाहे आँख की हो, नाक की हो, कान की हो या तो इसमें किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं कि सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है? हर पार्ट की जो भी हम सर्जरी करते हैं उसके लिए एक अलग रिकमेंडेशंस आती हैं। उनको एज़ अ फॉर्म ऑफ बुकलेट की तरह मरीज़ को दे दिया जाता है या फिर आजकल के टाइम में उसको जो ये इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ फॉर्मेट में उसको वो चीज़ें फॉरवर्ड कर दी जाती हैं जिसमें ना कि सिर्फ़ प्री ऑप जो प्रिकॉशंस हैं वो लिखी हुई होती हैं बल्कि ऑपरेशन के बाद उसने क्या करना है और उसके 2 हफ्ते बाद क्या करना है, उसके 4 हफ्ते बाद क्या करना है और 3 महीने बाद क्या करना है। ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं और पेशेंट उसको ना कि सिर्फ़ बल्कि ज़रूरी नहीं होता कि आप याद करके रखें। आपको जभी भी कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप उसमें से देख सकते हैं और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो अपने डॉक्टर से भी राब्ता कर सकते हैं। तो हर चीज़ की प्रिकॉशंस और उसकी आफ्टर केयर मौजूद है। उसको अगर आपसे कहा जाए मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे नोज़ लेते हैं, तो नोज़ की सर्जरी के अगले दिन आपके जो पैक डले होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। सेम पैक निकालने के बाद जो है तकरीबन 7 से 10 दिन तक ऊपर एक स्प्लिंट पहनाया जाता है, जो कि बहुत लाइट वेट होता है और आप 10 दिन तक पहन के रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो कि हड्डियों को हमने अपनी एक नई पोज़ीशन दी है, वो उस नई पोज़ीशन में फिक्स हो जाए। और फिर वन्स इट्स गॉन तो तकरीबन थोड़ी बहुत ब्रूज़िंग तो होती है, मगर ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में आपकी सारी ब्रूज़िंग खत्म हो जाती है। आप 1 हफ्ते के बाद अपने ऑफ़िस जॉइन कर सकते हैं विद ब्रूज़िंग जो कि देखने में नज़र आ रही है बट अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती। आइसक्रीम वगैरह मना होती है ताकि नेज़ल डिस्चार्ज नहीं आए। सेम जब फेस लिफ्ट किया जाता है, तो फेस लिफ्ट करने के बाद आपको एक चिन स्ट्रैप पहना दिया जाता है जिसको आप 24 घंटे में से 10 घंटे ऑन एंड ऑफ पहनते रहते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपके टाँके हैं उन पे ज़ोर नहीं पड़ता और आपकी फेस जो अब शेप में आना है उसने, उसको थोड़ी-सी सपोर्ट मिल जाती है। सेम नेक लिफ्ट के साथ भी होता है और आपके पास तकरीबन समझ लें गिव और टेक 6 हफ्ते तक कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप 3 मंथ्स पे आफ्टर पिक्चर लेके भी दिखा सकते हैं मरीज़ को कि अब देखें पहले और अभी में कितना फ़र्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल आसिफ ज़ैदी साहब, बहुत मुफ़ीद मशवरे भी दे रहे थे और बता रहे थे। तो नाज़रीन, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं या अपनी किसी बात के लिए आप फ़िक्रमंद हैं, किसी वजह से आपको कोई मशवरा चाहिए, तो हमारा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर आ रहा है और हमने डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का पेज का भी हमने लिंक दिया हुआ है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में भी आप या इनबॉक्स भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी, अपने सवालात भी, और उन सवालों के हम जवाब भी देंगे। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।